हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी बेटे, इस वीडियो में मैं आपके साथ मॉक टेस्ट पेपर नंबर 2 सितंबर 24 एग्जाम्स के लिए डिस्कस करने जा रहा हूं बेटे। और सारे बच्चों को पता है कि हर अटेम्प्ट से पहले एक आरटीपी रिविजनरी टेस्ट पेपर और 2 मॉक टेस्ट पेपर आईसीआई देता है। टोटल 3 स्टेटमेंट होते हैं। तो मैं आपको आरटीपी का वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं, टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था, यूट्यूब पे पड़ा है। MTP1 का वीडियो आपको शेयर कर दिया था टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे पड़ा है। सिर्फ इस अटेम्प्ट के लिए एक वीडियो रह गया हमारा MTP2, जो मैं इसमें रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। और ये इन्होंने 16 अगस्त को पेपर लिया था। 2 से 5 इनका टाइमिंग है। बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पे ये मॉक टेस्ट पूछते हैं। पेपर का पैटर्न आपको पता है, 30 मार्क्स के MCQ आएंगे, 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा। अब ये बातें बार बार डिस्कस करने वाली है नहीं कि 30-70 सब कुछ पता है आपको। मुद्दे की बात पे आते हैं। बच्चा मुझसे पूछना चाहता है, सर इस MTP का लेवल क्या है। तो मैं इस MTP का लेवल मीडियोकर, ठीक ठाक मानता हूं। अगर आप बोलो टफ है, नो। कोई बहुत बढ़िया क्वेश्चन मिला आपको सर, नो। कोई ऐसा क्वेश्चन जो हमने ना किया हो, नो। सर कोई ऐसा क्वेश्चन जिसके ऊपर कॉन्सेप्ट ना पढ़ा हो हमने, नो। सब कुछ पढ़ा हुआ है आपने। अमेलगामेशन और कंसोलिडेशन के तो क्वेश्चन ही डिट्टो दे रखे हैं। मैं अभी क्लास बुक के क्वेश्चन आपको चेक कराऊंगा। एक कंपनी फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आया है, उसमें P&L नहीं बनाना, बैलेंस शीट बनानी है। गिनती के 10 आइटम है और 5 मिनट में बैलेंस शीट ड्रॉ हो जाएगी। उसमें दिक्कत आ ही नहीं सकती। बैलेंस शीट का फॉर्मेट शेड्यूल 3 से पढ़ाया था मैंने आपको। शेड्यूल 3 अलग कराई थी, शेड्यूल 3 के क्वेश्चन अलग कराए थे, कंपनी फाइनल अकाउंट अलग कराया था आपको। अलग अलग पढ़ाई है। फिर बच्चा सोचे सर MCQ क्या लेवल है। एमसीक्यू के क्या लेवल है। जो क्वेश्चन हम क्लास में नॉर्मली पढ़ते हैं उसमें से एक केस उठा लेते हैं, उसके मल्टीपल ऑप्शंस बना देते हैं। क्वेश्चन क्लास का किया होता है, बस आंसर आपको आइडेंटिफाई करना है। मैं इसको शुरू करता हूं बेटे, आप खुद ही देख लो किस लेवल की MTP है। मैं भी चेक करा देता हूं। ये हमारा पार्ट 1 है MCQs का, 30 मार्क्स का। कहते हैं जी पार्ट 1 कंपल्सरी है, तो बाकी का 70 नंबर का पेपर क्या ऑप्शनल है। वो भी करना हमने, ये भी करना है सर। पेपर तो 100 मार्क्स का ही करके आना है। ये लो जी, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जी। जब ये वर्ड यूज करते हैं केस सिनेरियो, बच्चे को थोड़ा प्राउड फील होता है कि मैं इंटर लेवल पे केसेस को सॉल्व करूंगा। हल्के में लिया करो चीजों को। प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही होता है। केसेस आपको मिलेंगे आर्टिकलशिप में, जब आप क्लाइंट के प्रीमाइसिस पे बैठ के ऑडिट करोगे। वहां आपको किताबें पढ़नी आसान है बेटे, लेकिन जब प्रैक्टिकल आर्टिकलशिप में आप उसको अप्लाई करेंगे, वो आपकी जंग है, वो आपका संघर्ष है, वो आपका सीखने का फील्ड है। किताबों से क्या डरना, इन क्वेश्चन से क्या डरना, है ना। आओ मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूं। अंशुल मैन्युफैक्चरर्स परचेज्ड 20,000 kgs of raw material at 170 per kg। ओके, तो 20,000 रॉ मटेरियल इंटू 170 तो 34 लैक्स का बनता है। ये मैंने रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकाल ली, 34 लैक्स की बनती है। आगे चलते हैं। आगे मुझे क्वेश्चन कहता है बेटे, डायरेक्ट ट्रांजिट कॉस्ट इनकर्ड 5 लाख रुपीज। 5 लाख रुपए की हमारी ट्रांजिट कॉस्ट है। सारे बच्चों ने AS2 पढ़ा हुआ है। ट्रांजिट कॉस्ट, ट्रांजिट इंश्योरेंस, लोडिंग अनलोडिंग, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, क्या क्या नहीं लेना होता। ट्रेड डिस्काउंट नहीं लेते, रिफंडेबल टैक्सेस नहीं लेते। ये सारी स्टेटमेंट तो आपने बनाई हुई है, इसमें क्या बताऊं आपको, बताओ। कहते जी 34 लाख का मटेरियल खरीदा तो 34 लाख हमारा परचेज प्राइस है, 5 लाख रुपीज की ट्रांजिट कॉस्ट है। फिर हमें क्वेश्चन कह रहा है जी, इनका जो नॉर्मल लॉस है वो 3% है। ओके, अगर 20,000 यूनिट्स का इनपुट है, 3% का नॉर्मल लॉस है, तो 19,400 का नॉर्मल आउटपुट आना चाहिए। तो सारे बच्चों को पता है ये क्वेश्चन डिट्टो क्लास में किया हुआ हमने, डिट्टो। मैंने आपको बताया था नॉर्मल लॉस को हटा लो तो ये आ जाएंगे 19,400 यूनिट्स। तो जो 19,400 यूनिट्स है
जितनी भी रॉ मटेरियल की कॉस्ट होगी वो हम इस पे एलोकेट कर देंगे। नॉर्मल लॉस पे हम एलोकेशन करते नहीं। नॉर्मल लॉस अनकंट्रोलेबल लॉस है जो गुड्स की नेचर की वजह से होता है, और उसका नॉर्मल लॉस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं गुड यूनिट्स। पूरी कहानी आपको सुनाई हुई, डिट्टो क्वेश्चन क्लास में किया हुआ हमने। अंशुल, मैन्युफैक्चरर्स एक्चुअली रिसीव्ड 9,000 kgs ऑफ रॉ मटेरियल। लो कर लो बात, एक्सपेक्टेशन है 19,400 की, लेकिन एक्चुअल में इनको रिसीव हुए 19,000, और अगर 400 कम हुए हैं तो घंटी बज जानी चाहिए। हमने सीखा हुआ है, इसको एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। तो पहले मैं क्या करूंगा, इनपुट की कॉस्ट लूंगा, उसको डिवाइड करूंगा 19,400 से, कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, और वो कॉस्ट पर यूनिट एबनॉर्मल लॉस से मल्टीप्लाई करूंगा तो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू आ जाएगी। और एबनॉर्मल लॉस कहां जाता है, पी एंड एल में जाता है। नॉर्मल लॉस तो कॉस्ट में एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन एबनॉर्मल पी एंड एल में जाता है। मैंने आगे पढ़ा क्वेश्चन को, ड्यूरिंग द ईयर इट कंज्यूम्ड 17,600 kg ऑफ रॉ मटेरियल। इसने इतना कंज्यूम कर लिया सर, मेरे पास 19,000 यूनिट्स आए हैं, इसमें से 17,600 कंज्यूम कर लिया, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास है 1400 यूनिट्स का। मैंने सारा क्वेश्चन पढ़ लिया। 400 का एबनॉर्मल लॉस है, 19,000 में से 17,600 मैंने कंज्यूम कर लिए, 1,400 बचे हुए हैं अभी। तो आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है मेरे को अभी नजर आ रहा है। कभी बोलेगा एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू बताना, कभी बोलेगा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बताना, कभी बोलेगा कॉस्ट पर यूनिट बताना, और क्या पूछेगा, यही चीजें बनती है इस क्वेश्चन में। आगे चेक करते हैं फर्दर इंफॉर्मेशन। फर्स्ट पॉइंट में पूछो जी, क्या पूछो, पूछो। द परचेज प्राइस इंक्लूड्स 15 rupees per kg as GST, in respect of which full credit is allowed and will be availed by अंशुल। 15 रुपए पर यूनिट का जीएसटी है, और वो भी रिफंडेबल, एडजस्टेबल, आपको क्रेडिट मिल जाएगा इसका। तो 20,000 इंटू 15, 3 लाख रुपए इसको माइनस करो। क्यों, इसमें इंक्लूड है, इंक्लूड्स, परचेज प्राइस इंक्लूड्स, ये जो 170 है इसमें ऑलरेडी जीएसटी इंक्लूड है आपका, और वो वापस मिल जाएगा, तो माइनस करो। जो रिफंडेबल टैक्सेस होते हैं वो कभी भी कॉस्ट में नहीं आते। तो अगर हम उससे पूछें कि सर कॉस्ट कितनी है, तो 34 + 5 39, 36 लाख रुपीज, 36 लाख रुपए की आपकी इनपुट कॉस्ट आ जाएगी। मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 19,400 से, लो सारा क्वेश्चन सॉल्व कर ही देता हूं। तो ये आ जाएगा 185.57, ये आ जाएगी कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करो, मैंने 400 से मल्टीप्लाई किया, तो एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट आ जाएगी 74226, ये एबनॉर्मल लॉस आ गया। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करो 185.57, क्लोजिंग स्टॉक भी आ जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 259,794। सारा कुछ तो कैलकुलेट कर लिया हमने, पहले टोटल कॉस्ट निकाली, कॉस्ट पर यूनिट निकाली, एबनॉर्मल लॉस निकाल लिया, और क्लोजिंग स्टॉक निकाल लिया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन मांगता क्या आपसे। देखो जी क्वेश्चन क्या मांगता है आपसे, एक एक करके सारे क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। मटेरियल की कॉस्ट कितनी आई थी, 36 लाख रुपीज। ढूंढो है क्या, ये रहा सर, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन, हम पहले सॉल्व करके बैठे हैं। बी पार्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 259,794। ओके है क्या, ये मिल गया सर, राउंड ऑफ किया हुआ है। ओके, हमने कॉस्ट ली है ना 185.57, इन्होंने राउंड ऑफ कर रखा होगा, कोई बात नहीं, अप्रोक्सीमेट आंसर तो मिल ही गया ना। हमने लिखा है 259,794, इन्होंने ऊपर के 94 रुपए उड़ा रखे, कोई बात नहीं, मिल तो गया ना आंसर। आगे चेक करो जरा क्या मांगता है, सी पार्ट में क्या मांग रहे हैं, पूछो भैया पूछो। सी पार्ट में, व्हाट विल बी द कॉस्ट पर केजी फॉर रॉ मटेरियल।
कॉस्ट पर केजी क्या आया था? कॉस्ट पर केजी 185.57। ओके, ढूंढो, ये रहा जी 185.57। इन्होंने राउंड ऑफ किया हुआ। डी पॉइंट में हाउ मच अमाउंट एज एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस कितना आया था? ढूंढो, एबनॉर्मल लॉस ये रहा 74226 है क्या? 74, ये रहा जी 74226। फटाफट से आंसर मैच करो और आगे बढ़ो। मेरे पास पहला आंसर क्या आया? पहला आंसर क्या आया बेटे? पहला आंसर आया 1, दूसरा आया 4, अच्छा फिर आया 3 3 3 3। मैं आंसर चेक कराता हूं, 1433 1433 1433 1433। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का एबनॉर्मल लॉस का क्वेश्चन था। डिट्टो क्वेश्चन 2 बार कराया था आपको मैंने क्लास में, उसी की केस स्टडी बना दी। अब आप देख लो, मेन क्वेश्चंस में क्वेश्चन उठाते हैं और उसी का एमसीक्यू बना देते हैं। लो जी सर, मैं क्वेश्चन नंबर 2 में आ गया। ये भी क्वेश्चन हमने किया हुआ है, ये भी क्वेश्चन हमने किया हुआ है क्लास में। अभी चेक कराता हूं। मैंने आपको क्लास में बायबैक ऑफ शेयर्स के क्वेश्चन कराए थे और काफी सारे क्वेश्चंस में प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन भी था और इक्विटी शेयर्स का बायबैक भी था। इक्विटी शेयर्स का बायबैक सेक्शन 68 से गाइड होता है, प्रेफरेंस शेयर्स पे सेक्शन 55 लगता है। बच्चे मुझसे पूछते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, जिंदल सर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर तो हमारे सिलेबस में नहीं है, आप हमें क्लास में क्यों करा रहे हो? आप हमें बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर के साथ साथ ये प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर का कैंसिलेशन, ये फालतू की चीजें क्यों करा रहे हो? अब आपके सामने एमटीपी के अंदर क्वेश्चन आ गया और इसमें प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन भी है, तो शायद आपको आज वो बात समझ में आ रही हो कि मैंने वो चीजें फालतू में क्यों करा रखी थी। डिबेंचर का कैंसिलेशन, प्रेफरेंस शेयर का आपका हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कई जगह कुछ क्वेश्चंस के अंदर पॉइंट्स करा रखे हैं आपको। तो प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने की रिक्वायरमेंट सेम होती है, या तो फेस वैल्यू के बराबर न्यू इश्यू करो या फिर सीआरआर बनाओ। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स में भी यही होती है, या तो आप न्यू इश्यू करो या सीआरआर बनाओ। और जो प्रीमियम ऑन बायबैक है और जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है उसको राइट ऑफ करना होता है आपने। पढ़ो जरा क्वेश्चन क्या कहते हैं। और एक बात सबको पता है, सीआरआर बनाएंगे तो भी फ्री रिजर्व में से बनाएंगे, और अगर आपको प्रीमियम ऑन रिडम्पशन राइट ऑफ करना है तो भी हम फ्री रिजर्व में से करते हैं। और सिक्योरिटी प्रीमियम बायबैक के पर्पज से फ्री रिजर्व ट्रीट किया जाता है। ये भी आपको पूरी कहानी सुना रखी है। मैं जरा क्वेश्चन पढ़ता हूं। द कंपनी डिसाइड्स टू रिडीम ऑल इट्स प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ये अपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है जी 2500 की। ओके, और इसका प्रीमियम कितना है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10%, तो 250 का ये हो गया। तो आपको 2750 की पेमेंट करनी है। या तो न्यू इश्यू करेंगे, एक तो आपको 2500 का अरेंजमेंट करना है, फेस वैल्यू के बराबर या तो न्यू इश्यू करो या सीआरआर बनाओ। तो या तो 2500 का सीआरआर बनेगा या न्यू इश्यू करेंगे, और ये जो प्रीमियम है इसको राइट ऑफ करेंगे। मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर है। बाइज बैक 25% ऑफ इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 15 पर शेयर। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल बताओ कितनी है? 10 रुपए की 8000, इधर आ गया। 8000 की कैपिटल है, मुझे बायबैक करनी है 25%, तो 2000। या तो मैं 2000 का सीआरआर बनाऊंगा या न्यू इश्यू करूंगा, और एक मुझे प्रीमियम ऑन बायबैक लेके चलना है। अगर 2000 मेरा 10 रुपए के बराबर है तो 5 रुपए का प्रीमियम कितना? 10 का शेयर 15 में ले रहे हो तो 5 रुपए का प्रीमियम है। 50% ऑफ फेस वैल्यू तो प्रीमियम ही हो गया, तो टोटल आपको 3000 ये देने हैं।
तो प्रीमियम बताना मुझे टोटल कितना राइट ऑफ करना पड़ेगा। 1000 का प्रीमियम तो मुझे ये चाहिए, 250 का प्रीमियम ये चाहिए, 1250 का इंतजाम तो प्रीमियम के लिए करना है। 2000 का सीआरआर ये बनेगा, 4500 का सीआरआर ये 2500 का सीआरआर ये बनेगा, टोटल 4500 का सीआरआर बनाऊंगा। पैसे का इंतजाम भी करूंगा। अच्छा, काफी चीजें हो गई, मैं ध्यान रखूंगा इन सारी चीजों को। इन्वेस्टमेंट्स अमाउंटिंग टू मार्केट वैल्यू ऑफ 1000 lakhs सोल्ड एट 3000 lakhs। क्या मतलब, ये इन्वेस्टमेंट दे रखी है, इसकी मार्केट वैल्यू है 1500 और इसकी हमें कॉस्ट दे रखी है 3000। कॉस्ट है 3000, मार्केट वैल्यू है 1500, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ 1000। इसका मतलब सारे इन्वेस्टमेंट नहीं बेचे, मैंने 1000 डिवाइडेड बाय 1500 किया तो पता लगा 2/3 66.67%। 1500 रुपए की मार्केट वैल्यू है, इसमें से मैंने 1000 की मार्केट वैल्यू के इन्वेस्टमेंट बेच दिए, तो मतलब 2/3 बेच दिए। तो अगर मैं मार्केट वैल्यू का 2/3 ले रहा हूं तो मुझे कॉस्ट का भी 2/3 लेना पड़ेगा, तो मेरी कॉस्ट भी 2000 है, बाकी पड़ी रहेगी। 500 की मार्केट वैल्यू बच जाएगी और इधर से 1000 की कॉस्ट बच जाएगी, तो मैं 1000 की मार्केट वैल्यू और 2000 की कॉस्ट हटा रहा हूं। लेकिन दिक्कत क्या है, मार्केट वैल्यू तो कम है लेकिन बेचा इसने 3000 में है। तो मुझे एक बात बताओ, मार्केट वैल्यू कुछ भी कहती रहे, आपको 2000 की इन्वेस्टमेंट 3000 में बेचनी है तो 1000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। आपने किसी को उल्लू बनाया, बेवकूफ बनाया, कहां से क्या सेटिंग करी, लो मार्केट वैल्यू को हाई में बेच दिया आपने। तो जिस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 1000 रुपए की है और उसकी कॉस्ट 2000 की है, आप उसको 3000 में बेच रहे हो, तो फिर आपको तो फायदा ही होगा। कहां तो 1000 रुपए का फटका लगना था और कहां 1000 रुपए का गेन हो गया आपको। भाई मार्केट वैल्यू है 1000, इसकी कॉस्ट है 2000। मैं तो ये सोच रहा था कि आपको 1000 का फटका लगेगा, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसको 3000 में बेच दिया। 2000 की इन्वेस्टमेंट 3 में बेच दी तो 1000 रुपए का तो प्रॉफिट हो गया आपको। पता नहीं किसको पकड़ लिया आपने, किसको बेवकूफ बनाया। ओके, आगे चलते हैं। फिर इन्होंने रेज किया है एक बैंक लोन 2000 का, बैंक लोन उठाया है सर। मैं एक बार कैश की वर्किंग बताऊं आपको। देखो मेरे पास कैश कितना है बेटे, कैश कितना है मेरे पास कैश है 1650 का, 1650 रुपए का कैश है मेरे पास। 3000 रुपए की मैंने इन्वेस्टमेंट बेच दी, 2000 रुपए का मैंने बैंक लोन ले लिया, 2750 के प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो जाएंगे और 3000 का बायबैक हो जाएगा। तो देखो जरा कैश में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कैश में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कैश में कोई प्रॉब्लम नहीं जी। कैश तो बचेगा मेरे पास 900 का, मेरे पास कैश है 900 रुपए का कैश है। कोई न्यू इश्यू नजर आया आपको, कोई इक्विटी शेयर इशू किए हो, कोई प्रेफरेंस शेयर इशू किए हो ना। इसका मतलब सीआरआर बनाना पड़ेगा आपको। तो सीआरआर आपको पीएससी के लिए भी बनाना है। सीआरआर 2500 का बनेगा पीएससी के लिए और 2000 का बनेगा ईएससी के लिए, टोटल बनेगा 4500 का सीआरआर। एक बच्चे ने ऑब्जेक्शन रेज करा, बच्चा कह रहा सर सीआरआर तो है इनके पास 1000 का। तो मैंने क्लास में बताया था कि अगर बैलेंस शीट में पहले से कोई सीआरआर दे रखा हो उसको इग्नोर करेंगे। पास्ट में कभी कोई बायबैक हुआ होगा, पास्ट में कभी कोई रिडम्पशन हुआ होगा, ये सीआरआर पुराना है, इसका नए सीआरआर से लेना देना नहीं है। ये पुराना सीआरआर है, नया आपको 4500 बनाना पड़ेगा। हमने क्लास में क्वेश्चन किया था, उसमें बताया था आपको मैंने। ये पुरानी बात है, पुराने सीआरआर को यूज नहीं करते हम। फ्री रिजर्व में से बनाना होता है, नए फ्री रिजर्व में से। पुराना सीआरआर क्यों देखेंगे हम। अच्छा, इतनी सारी चीजें इकट्ठी हो गई मेरे पास, मुझे जरा क्वेश्चन पढ़ने दो, क्वेश्चन कहता क्या है। आओ जी सर, क्वेश्चन क्या कहता है। ए पार्ट में द अमाउंट ऑफ
प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अभी बताया तो था 1000 का प्रॉफिट होगा, 1000 की मार्केट वैल्यू, 2000 की कॉस्ट, 2/3 के हिसाब से, लेकिन बेची 3000 में, तो 2000 की इन्वेस्टमेंट 3000 में बेची है तो 1000 का प्रॉफिट होगा। सेकंड पार्ट है इसका 2। सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल फॉर बायबैक आफ्टर रिडम्पशन ऑफ पीएससी। आपको यह बताना है कि प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के बाद बायबैक के लिए कितना प्रीमियम बचेगा। तो कोई दिक्कत थोड़ा ना है, मेरे को बताओ प्रीमियम है कितना। मेरे पास प्रीमियम पड़ा है 800 का, ठीक है, और ये कितना यूज हो जाएगा 250, 800 का मेरे पास बैलेंस है और 250 का मुझे प्रीमियम राइट ऑफ करना है। कौन सा प्रीमियम? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो बायबैक के लिए मेरे पास 550 अवेलेबल रहेगा। क्या ऑप्शन में है? ये रहा जी ऑप्शन में। कहते हैं प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के बाद इक्विटी शेयर के लिए क्या बचेगा आपके पास? तो इक्विटी शेयर के लिए 550 बचेगा। 800 है, प्रेफरेंस शेयर में 250 यूज हो जाएगा, 550 में यूज कर लूंगा, इक्विटी शेयर में यूज हो जाएगा। ये तो कोई खास बात नहीं सर, सी पार्ट में आ गए। टोटल अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू सीआरआर, कहते सीआरआर बनाओ कितने का? 4500 का, पता है आपको 4500। 2500 का बनेगा पीएससी के लिए और 2000 का बनेगा बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए। टोटल सीआरआर 4500। ये आंसर गलत है और इन्होंने आंसर बताया 3। ये तो किसी भी लिहाज से नहीं बनता। एमटीबी का ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर गलत दे रखा है, इन्होंने बोला है 3, आंसर आएगा 2, क्योंकि आपसे टोटल सीआरआर मांगा है, आपसे कोई पीएससी के लिए सीआरआर थोड़ा ना मांगे। पीएससी के लिए बनता 2500, टोटल तो 4500 बनेगा। तो इसका आंसर ठीक करना पड़ेगा हमें। मैं बोल रहा हूं 2, इन्होंने दे रखा है 3, काट देना उसे, गलत आंसर डी। कैश बैलेंस बताना जी कितना आफ्टर बायबैक। तो पहले प्रेफरेंस शेयर रिडीम होंगे, फिर बायबैक रिडीम होगा। जिंदल सर इन्होंने तो आफ्टर बायबैक बोला है, भूल गए रिस्पेक्टिवली बेसिस पे। बायबैक पहले आया था या प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन? तो अगर ये बायबैक पूछ रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर तो रिडीम हो चुके होंगे, क्योंकि लाइन पढ़ो आप, पहले प्रेफरेंस शेयर जाएंगे फिर बायबैक होगा। तो ये बायबैक के बाद पूछ रहे हैं, तो आफ्टर ऑल इवेंट पूछ रहा है आपसे। तो 900 कैलकुलेट किया हुआ है हमने, अभी चेक कराया था। तो आंसर क्या निकल के आ रहे हैं? आंसर निकल के आ रहा है 2, फिर आ रहा है 1, फिर आ रहा है 2, इन्होंने बताया था 3, मैंने काट दिया, और एक आ रहा है 4, 2 and 4। अभी चेक कर लेते हैं। 2 1 2 4, 2 1 2 4, 2 1 2 4, 2 1 2 4। मैंने बोला ना इन्होंने गलत दिया हुआ है आंसर, यहाँ पे 2 आएगा। सीआरआर मांगा टोटल, तो टोटल तो 4500 बनेगा। अगर पूछता जी बायबैक के लिए कितना, तो 2000, प्रेफरेंस शेयर के लिए कितना 2500, टोटल कितना 4500। तो ये आंसर गलत था, ठीक करा दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। एक AS2 की केस स्टडी है। बायबैक तो हमेशा ही पूछता है एमसीक्यू के अंदर, पता नहीं क्यों, इसके पास कोई और चैप्टर ही नहीं है। आओ जी, मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3 में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। जिंदल सर ये किस चीज के ऊपर बेस्ड है? ये है बेटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का क्वेश्चन, AS26, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और एक बात सारे बच्चों को पता है कि डेवलपमेंट के सारे खर्चे कैपिटलाइज होते हैं, रिसर्च के सारे खर्चे एक्सपेंस में डलते हैं। और मैंने आपको सॉफ्टवेयर की अकाउंटिंग अलग से कराई थी, और सॉफ्टवेयर के अंदर आपको टेस्टिंग, कोडिंग, डेवलपमेंट सब बताया था। चलो पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन क्या कहते हैं। 1 अप्रैल 22, 1/4/22, ठीक है। हेलो लिमिटेड अप्रोच्ड अ सॉफ्टवेयर कंपनी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SAP ERP एट इट्स ऑर्गेनाइजेशन। एक सॉफ्टवेयर है सर, फाइनल में पढ़ोगे आपसे आपके बारे में।
अकाउंटिंग आजकल सैप के ऊपर ही होती है। ईआरपी ये बहुत एडवांस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए। द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन of SAP ERP is 25 lakh rupees and the time required is 15 months। पहले बताओ कॉस्ट कितनी है? 25 लाख रुपए। और इसको इम्प्लीमेंट करने में टाइम कितना लगेगा? 15 महीने। अगर इम्प्लीमेंट करने में 15 महीने लगेंगे तो 15 महीने तक ये रेडी फॉर यूज नहीं होगा, तो मैं डेवलपमेंट फेस मानूंगा। अगर हम मुझसे पूछे जी इनटेंजिबल को क्या मैं 1/4/22 को रिकॉर्ड कर सकता हूं? आंसर इज नो। मैं 1/4/22 में 15 महीने ऐड करूंगा तो 1/4/23, 3 महीने और जोड़ेंगे तो अप्रैल में जून, ये आ जाएगा 1/7/23। अगर वाकई में 15 महीने में काम पूरा हो जाता है तो मैं इनटेंजिबल रिकॉर्ड कर लूंगा 25 लाख रुपए 1 जुलाई 23 को। लेकिन 15 महीने जब तक ये सॉफ्टवेयर रेडी हो रहा है वो इसका डेवलपमेंट फेस है, मैं इसको इंटेंजिबल नहीं मान सकता। डेवलपमेंट से निकल जाएगा, रेडी फॉर यूज हो जाएगा, इंटेंजिबल बन जाएगा। मुझे क्वेश्चन आगे पढ़ने दो। द कंपनी was also required to pay 1 lakh rupees annually after implementation for maintenance and normal updation of maintenance। मेंटेनेंस कॉस्ट का पार्ट है क्या? नहीं भाई साहब, P&L में चलो। किसी भी एसेट की मेंटेनेंस या उसका अपडेशन चल P&L, उसकी डे टू डे परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए आप पैसे खर्च करेंगे, तो मेंटेनेंस तो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है। इंप्रूवमेंट, रिप्लेसमेंट उसे कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो मेंटेनेंस का आपकी कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो लाख रुपए साल के आप देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में राइट ऑफ हो जाएंगे। चलो आगे क्या क्वेश्चन पूछते हैं जी। The implementation work started in June 22, okay, and could not be finished in 15 months। 15 महीने में काम पूरा नहीं हुआ, तो देखना पड़ेगा काम कब पूरा हुआ। The ERP was implemented on May 24। तो लो जी May 24, इस दिन मैं इंटेंजिबल एसेट 25 लाख रुपए का रिकॉर्ड कर लूंगा और इसे अमोर्टाइज करना स्टार्ट कर दूंगा। May 24 से पहले ये इंटेंजिबल नहीं है, कोई अमोर्टाइजेशन नहीं है, क्योंकि ये रेडी फॉर यूज हो रहा है यहाँ पे। ओके, मेंटेनेंस कहाँ जाएगी? P&L में। इंटेंजिबल कब रिकॉग्नाइज होगा? May 24 में, जब वो इंप्लीमेंट हो गया। अमोर्टाइजेशन कहाँ से चालू होगा? May 24 से। ड्यू टू डिले इन इम्प्लीमेंटेशन द वेंडर रिफंडेड 2 लाख रुपीज। ओहो, कॉम्पनसेशन मिल गया आपको। उसने काम देरी से किया, उसको पेनल्टी लगा दी हमने। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ाया था कि अगर पैसे वापस मिलेंगे, काम डिले होगा, आप पेनल्टी चार्ज करोगे। मैं सोच रहा था मेरी कॉस्ट 25 लाख है, नहीं 2 लाख रुपए आपको वापस मिल गए क्योंकि आपने सामने वाले पे डिले की पेनल्टी लगा दी। तो 23 लाख रुपए आपकी इंटेंजिबल की कॉस्ट है। चलो आगे पढ़ते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन। द कंपनी recognized the intangible asset SAP ERP on September 23, 15 months। गलत किया जी। 15 महीने में जब काम ही पूरा नहीं हुआ तो आप सितंबर में एसेट रिकॉग्नाइज कैसे कर सकते हो? एसेट रिकॉग्नाइज होगी May 24 में। 15 महीने का एस्टिमेशन था, डिले होगा, तभी तो पेनल्टी ली है हमने 2 लाख रुपए। गलत कह रहा है ना, गलत है। आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद, दी company has got the SAP ERP more upgraded with latest version and additional features and functions which also increased its speed and usage to Hello Limited for 7 lakh rupees। हाँ, ये 7 लाख रुपए कैपिटलाइज कर सकते हैं। यस, ये 7 लाख रुपए आपके इंटेंजिबल में ही कैपिटलाइज हो जाएंगे। क्या ये एक सेपरेट एसेट है? नो, ये इंप्रूवमेंट है। जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं उसमें लेटेस्ट फीचर डलवाए आपने 7 लाख रुपए में, तो जो इंटेंजिबल आपके पास एग्जिस्टिंग है मैं उसी में कैपिटलाइज कर दूंगा। ये मेंटेनेंस नहीं है। मेंटेनेंस 1 लाख रुपए P&L में जाएंगे, 7 लाख रुपए कैपिटलाइज हो जाएंगे, सीधी सी बात है।
अब क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछ सकता है, ये रहा क्वेश्चन, क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला, इंटेंजिबल कब रिकॉग्नाइज होगा। अच्छा, कॉस्ट कितनी होगी, मेंटेनेंस का क्या करेंगे, 7 लाख रुपए का क्या करेंगे। ये 4 क्वेश्चन बनते हैं, चारों के आंसर आपको आते हैं। ये लो आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं ए पॉइंट में। ऑन विच डेट द इंटेंजिबल शुड बी रिकॉग्नाइज। बताओ इंटेंजिबल कब रिकॉग्नाइज होगा। May 24 ढूंढो। ये रहा जी May 24। व्हेन SAP रेडी। लो जी, पहला आंसर है 4। दूसरा क्वेश्चन ढूंढो, एट व्हाट अमाउंट इट शुड बी इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज इंटेंजिबल। आपको इनिशियल कॉस्ट बतानी है, 23 लाख रुपए ढूंढो, है क्या। ये रहे 23 लाख रुपए। 3 25 माइनस 2, ओके। सी में बताओ क्या पूछ रहे हैं। हाउ शुड द मेंटेनेंस एंड अपडेशन एक्सपेंस शुड बी अकाउंटेड फॉर। चलो P&L कैपिटलाइज होंगे ना, क्या ये सेपरेट इंटेंजिबल है ना। शुड बी चार्ज एज एन एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस, सी पार्ट है जी। लो मेंटेनेंस को P&L में डालना है। फिर डी क्वेश्चन में आ गया, ड्यूरिंग द इंप्लीमेंटेशन पीरियड हाउ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड विल बी अकाउंटेड फॉर। वो जो अभी 7 लाख रुपए खर्च किए उसको रिकॉग्नाइज करेंगे हम, क्या ये P&L में जाएगा, नो। क्या ये नोट्स टू अकाउंट्स में जाएगा, नो। क्या ये PP, नहीं भैया, इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, ओके। क्या क्या आंसर हो गए, ये कोई क्वेश्चन है बेटे, बताओ। 4 3 4 3 3 2 4 3 3 2 4 3 3 2 4 3 3 2, यही थे ना 4 3 3 2। हाँ जी ठीक है। एक इन्वेंट्री का, एक बायबैक का, एक आपका AS26 का सॉफ्टवेयर का। ये कोई क्वेश्चन है बेटे। मेंटेनेंस कहाँ जाएगी, डेवलपमेंट कहाँ जाएगी, कॉस्ट कितनी होगी, कब रिकॉग्नाइज करेंगे, बच्चों वाले क्वेश्चन है ये। और अगर क्लास में इतना कुछ पढ़ने के बाद, 330 घंटे का कंटेंट पढ़ने के बाद अगर ये बातें क्लिक नहीं कर रही बेटे, रिवीजन में कमी है फिर आपकी, आपने सिलेबस को ढंग से रिवाइज नहीं कर रखा। 2 रिवीजन तो चाहिए, पहले हम क्लास के साथ पढ़ते हैं, फिर फर्स्ट रिवीजन थॉरो चाहिए, सेकंड रिवीजन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो जो मैंने टेलीग्राम पे शेयर किए थे, अकाउंट्स को ये सोच के मत पढ़ना कि मैंने पेपर पास करना है, गलत अप्रोच है। अगर आपके ग्रुप 1 के अंदर 3 पेपर हैं तो अकाउंट्स को ये सोच के चलना कि ग्रुप 1 के अंदर मान लो 300 नंबर है, आपको पासिंग मार्क्स चाहिए 50%, 150 नंबर। अगर अकाउंट्स के अंदर आपके 70 नंबर भी आ गए ना तो आपकी रिक्वायरमेंट है 80 मार्क्स की, बस 40-40 नंबर चाहिए आपको बाकी के 2 पेपर में। अकाउंट्स को ये सोच के पढ़ना कि बाकियों को कॉम्पनसेट करना है, अकाउंट्स की तैयारी में ढंग से करूंगा और बाकी के 2 पेपर की तैयारी में ठीक ठाक करूंगा, इसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी। सिलेबस को चुन चुन के पढ़ना ये स्मार्ट स्टडी नहीं होती। मार्क्स के हिसाब से सब्जेक्ट को चूज करना कि किस पे ज्यादा जोर लगाना है और किस पे ठीक ठीक से काम चल जाएगा, ये स्मार्ट स्टडी होती है। 150 नंबर चाहिए बेटे, अकाउंट्स में 60-70 नंबर ले लो, बाकी के 2 पेपर तो आपको पता भी नहीं लगेंगे, निकल गए, बस एवरेज स्टडी से निकल जाएंगे वो। स्ट्रेटजी यही है, जब आप बराबर एफर्ट डालते हो ना सारे सब्जेक्ट्स पे, वहां मार खा जाते हो आप। एक सब्जेक्ट को आप इतना मजबूत कर लो कि वो बाकी के 2 को भी खींच के ले जाए। दोनों ग्रुप्स के अंदर एक एक पेपर चाहिए आपको मजबूत, बस ग्रुप निकल जाएगा आपका, क्या मुश्किल काम है ये। सर ये सुनने में अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है। अकाउंट्स में बच्चों के 90-90 नंबर आते हैं यार। सोचो 150 नंबर चाहिए पास होने के लिए, बच्चा एक ग्रुप दे रहा है उसके अकाउंट्स में 80-85 नंबर आ गए, तो बाकियों में बस पास होना है। ऐसी बात नहीं बेटे, ऐसे मत कहा करो, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस विल पावर चाहिए, रेगुलर उसके ऊपर मेहनत चाहिए बस। सीए में इंटेलिजेंट बच्चा नहीं चाहिए, सीए में वो बच्चा चाहिए जो रेगुलरली 4 घंटे पढ़ सकता हो डेली।
एग्जाम के आसपास 10 घंटे एक दिन में पढ़ने से बढ़िया है 4 घंटे की एवरेज स्टडी डेली बेसिस पे। आपको पता भी नहीं लगेगा इंटर कब निकल गई आपकी, सच बात कह रहा हूं। प्रॉब्लम तब आती है जब हम टाइम मैनेज नहीं करते। जैसी आपकी क्लासेस खत्म हो, रिवीजन में एक दिन भी खराब नहीं करना, तुरंत शुरू कर देना रिवीजन आपने। विजय लिमिटेड borrowed 30 lakh rupees at interest rate 5% per annum। 1.5 लाख रुपए का ब्याज बनता है, 30 लाख रुपए 5% का रेट है, 1.5 लाख रुपए का ब्याज है। एंड परचेज्ड प्लांट एंड मशीनरी फॉर 60 लाख रुपीज यूजिंग बोरोड फंड। 30 लाख रुपए लोन के यूज कर लिए, 30 लाख रुपए अपने यूज कर लिए। नोशनल इंटरेस्ट कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड, एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो कोई बात नहीं, बोरिंग तो 30 लाख है, 1.5 लाख का ब्याज कैपिटलाइज कर लेंगे। लेकिन एक कंडीशन थी AS 16 की, ये क्वेश्चन AS 16 का है। एसेट शुड बी अ क्वालिफाइंग एसेट। जिस एसेट को आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, दैट शुड बी अ क्वालिफाइंग एसेट। तो इन्होंने बात की है परचेज की। तो परचेज का जो केस होता है वो क्वालिफाइंग का होता ही नहीं। प्राइमा फेसी हमें पढ़ने से पता लगता है कि परचेज किया है, रेडी फॉर यूज होगा, तो ब्याज कैपिटलाइज नहीं करना चाहिए। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बता दे कि परचेज करने में टाइम लग रहा है, मान लो चाइना से गुड्स हमने इंपोर्ट किए हैं तो इंपोर्ट करने में टाइम लग रहा है, तो इस तरह का परचेज टाइम टेकिंग है, ब्याज कैपिटलाइज हो जाएगा। पर ये तो सिंपल केस है, इन्होंने 30 लाख का लोन ले लिया, एक एसेट खरीद ली, और आपसे पूछेगा ब्याज कैपिटलाइज होगा क्या, हाउ मच बोरिंग कॉस्ट कैन बी कैपिटलाइज, मैं बोलूंगा नील, हो ही नहीं सकती। 3 लाख वैसे ही गलत है, 5 लाख वैसे ही गलत है, या तो 1.5 लाख आंसर होगा या फिर नील होगा। बच्चा कह रहा नहीं सर क्वेश्चन आपने पूरा नहीं पढ़ा। कैसे सर? इट टुक 1 year टाइम फॉर विजय टू क्रिएट मार्केट फॉर द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड जनरेट रेवेन्यू। मार्केट को तैयार करने में सर 1 साल लग तो गया, सब्सटेंशियल टाइम हो तो गया, क्वालिफाइंग है यार, कैसी बात कर रहे हो? प्रोडक्ट की मार्केट बनाने में 1 साल लग गया। हम बात कर रहे हैं क्वालिफाइंग एसेट की। Qualifying asset is an asset that takes substantial period of time to get ready for its use। एसेट को रेडी फॉर यूज होने में टाइम लगना चाहिए, ना कि मार्केट बनाने में। ये तो मार्केट स्ट्रेटजी है, आपको बेवकूफ बना रहा है। आपका प्रोडक्ट बेचने में, पॉपुलर करने में, ऐड करने में आपको टाइम लग गया, इसका मशीनरी से क्या लेने देना? मशीनरी फैक्ट्री में लगा के आपने प्रोडक्शन शुरू कर दी अपनी, कैसे पता लगा? ये लिखा हुआ एंड स्टार्टेड प्रोडक्शन। ये देखो ना, ये लाइन देखो आप, ये लाइन देखो ना, मशीन खरीदी, स्टार्टेड प्रोडक्शन, मशीन खरीद के प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई। बताओ मशीन के रेडी फॉर यूज में क्वालिफाइंग टाइम कहां लग रहा है, सब्सटेंशियल टाइम कहां लग रहा है? क्वालिफाइंग एसेट ही नहीं है, आपने एसेट खरीदी और प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। एसेट इज नॉट टेकिंग सब्सटेंशियल टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। हाउ कैन वी से दैट द परचेज्ड प्लांट एंड मशीनरी इज अ क्वालिफाइंग एसेट? हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। तो ब्याज कैपिटलाइज होगा? नो। कहां जाएगा? P&L में। मुझसे पूछ रहे बताओ कितना ब्याज कैपिटलाइज होगा? नील। आंसर कंप्लीट। जय श्री राम। भगवान राम का नाम लो, चलो आगे। राम का नाम लेके तो पत्थर तैरते हैं, राम का नाम लेके तो पत्थर तैर जाते हैं। हम तो इंसान हैं, हमें तो तैरना ही है। राम नहीं तारेंगे तो कौन तारेंगे बताओ? श्री नारायण हरि विष्णु। मुझे एक बच्चे ने ना व्हाट्सएप भेजा, मुझे बच्चे ने पूछा जिंदल सर एक बात बताना, आप इतनी स्पिरिचुअल बातें क्लास में भी करते रहते हो, धरती पे जितने अवतार हुए हैं वो सब भगवान विष्णु जी के क्यों हैं? भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा अवतार क्यों नहीं लेते? तो ब्रह्मा जी क्रिएटर हैं तो वो खुद को क्रिएट नहीं कर सकते, और भगवान शिव डिस्ट्रॉयर हैं, वो विनाश करते हैं सृष्टि का, वो भी अवतार नहीं ले सकते। लेकिन भगवान विष्णु ऑपरेटर हैं, तो सृष्टि के पालक वही हैं, तो उन्हीं के पास एक पावर है अपना रूप और लीला बदलने की। एक वर्ड है ना गॉड, भगवान, अंग्रेज कहते हैं गॉड, हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश।
जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। थ्योरी उनकी भी वही है, थ्योरी हमारी भी वही है। भगवान ने जगह भाषा के अनुरूप वहां अलग रूप लेके उनको मैसेज दिया। हिंदुस्तान में हिंदी और संस्कृत बोली जाती है, तो यहाँ भगवान ने इस भाषा में संदेश दिया। मेरी बात समझ रहे हो? ये सब हरि का खेल है। अगर जीसस क्राइस्ट है तो वो हरि का ही अवतार है। हरि हैं हर जगह, हरि नारायण विष्णु। और वो जगह प्रदेश लोगों के हिसाब से रूप और भाषा बदल के आते हैं, क्योंकि लोगों को मैसेज तो देना ही है, रास्ता तो दिखाना ही है। लोग कैसे इस धरती पर रहेंगे? तो हम उन्हें नारायण हरि विष्णु के रूप में पूजते हैं, तो वही हमारे लिए सब कुछ है। अलग अलग लोग, अलग अलग देश, अलग अलग सब कुछ, और सब लोग ये जताने में लगे हैं कि विच वन इज बेटर। हमारे विष्णु में ताकत ज्यादा है या हमारे जीसस में ताकत ज्यादा है, हमारे अल्लाह में ताकत ज्यादा है? नलायकों, सब एक हैं। भगवान जगह और लोग बदल के, लोगों के हिसाब से बदल के आते हैं अपना रूप। मैसेज सबका वही है, और हम एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं। कमाल करते हो आप। हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हम भगवान को कंपेयर करने चले। लोगों की मूर्खता है सर। आगे चलो, मैं बात ही नहीं करता सर इस मैटर पे, आगे चलते हैं। द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज, ओके, ऑफ आइटम्स, ओके, that are not ordinarily interchangeable and goods or services produced and segregated for specific project। कौन सा स्पेसिफिक? इनके पास जो गुड्स और सर्विसेज है वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए हैं। तो फिर आपको इसका मतलब बल्क में कुछ नहीं बनता, फीफो और वेटेड एवरेज नहीं लग सकते। जब आपके पास जो गुड्स पड़े हैं वो इंटरचेंजेबल नहीं है, आप स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए स्पेसिफिक गुड्स बनाते हो और वो इंटरचेंजेबल नहीं है, एक का माल दूसरी जगह चेंज नहीं हो सकता। तो ये हमसे पूछता है कि बताओ कौन सा मेथड, कौन सा कॉस्ट फॉर्मूला यूज करें। फीफो बल्क क्वांटिटी के लिए लगता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले, जो गुड्स स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना रहे हो, एक ऑर्डर मिला इसकी प्रोडक्शन अलग है, एक दूसरा ऑर्डर मिला इसकी रिक्वायरमेंट अलग है, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, वेटेड एवरेज नहीं लग सकता। इसके लिए हम यूज करते हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। ओके, ये मैंने आपको जो एक चार्ट बना के दिया था ना फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट का, कि जी मटेरियल है, अच्छा, फिर कन्वर्जन कॉस्ट है, इसके फिर आगे पार्ट थे, वेजेस थी, फैक्ट्री ओवरहेड थे, और अदर कॉस्ट थी। अदर कॉस्ट में मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक कॉस्ट। अगर किसी ऑर्डर के लिए कोई स्पेसिफिक कॉस्ट खर्च करोगे तो उसको अलग से आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वो सब पे एलोकेट नहीं होगी। तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड ठीक रहेगा इसके लिए। इसके बाद है बेटे क्वेश्चन नंबर 6, सिक्योरिटीज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड हेल्ड बाय एन एंटिटी आर। इसका क्या मतलब हुआ? सिक्योरिटीज का मतलब होता है शेयर डिबेंचर, और स्टॉक इन ट्रेड का मतलब है ब्रोकर, ट्रेडिंग मेंबर, इन्वेस्टमेंट कंपनीज। अगर किसी ब्रोकर के पास शेयर डिबेंचर का स्टॉक बच जाता है, आमतौर पे शेयर डिबेंचर में पैसा लगाना इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन अगर कोई बंदा उसी चीज का काम करता है, अब जीरोदा है, शेर खान है, इतनी सारी कंपनियां जो ट्रेडिंग मेंबर बन के बैठी हैं, जितने भी शेयर ब्रोकर हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं जो शेयर लेते रहते हैं, खरीदते, उनके लिए तो ये काम है, उनके लिए इन्वेस्टमेंट थोड़ा ना है। तो ये मुझसे पूछ रहा है कि शेयर और डिबेंचर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड हेल्ड बाय एन एंटिटी, अगर कोई एंटिटी शेयर डिबेंचर को स्टॉक की तरह रखेगी तो उसके लिए वो क्या है? इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, ये बात तो कंफर्म है, उसके लिए तो स्टॉक है। क्या इन्वेस्टमेंट है? नो। मे और मे नॉट बी इन्वेस्टमेंट? नो। नॉट एन एसेट? क्यों, एसेट तो है। इसका मतलब क्या है? बी, नॉट इन्वेस्टमेंट्स। एक बात और बताता हूं, AS2 कराया था आपको मैंने, AS2 में बताया था आउट ऑफ स्कोप कि अगर किसी ब्रोकर के पास शेयर डिबेंचर का स्टॉक है तो उस पर AS2 नहीं लगेगा, हम उसकी वैल्यूएशन AS13 के हिसाब से करेंगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह। मैंने एक बात और बताई थी कि सिर्फ वैल्यूएशन हो रही है इन्वेस्टमेंट की तरह, लेकिन रहेगा वो स्टॉक एंड ट्रेड ही।
AS2 की कॉपी खोलो, देखो आउट ऑफ स्कोप में क्या लिखा है, सारी बातें बता रखी हैं, फटाफट से निपटाओ बेटे। ये हमारा 4th क्वेश्चन था। 4th क्वेश्चन का आंसर था सी। 5th का आंसर था A और इसका आंसर है B। AB, CAB। CAB का मतलब 3, 1 एंड 2। अभी चेक कर लेते हैं। CAB, ओके, CAB है क्या? CAB बिल्कुल ठीक है जी। सारे MCQ हो गए। एक वो CRR वाला क्वेश्चन था, गलत था, बाकी सब ठीक है जी। ये इनका MCQ का पार्ट हो गया। हमारा 30 मार्क्स का पेपर हो गया सर। मैं आगे चलता हूँ अब आगे डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे। और मुझे क्वेश्चन नंबर A का पार्ट नहीं कराना। क्यों? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का क्वेश्चन है, मेरा क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है। इसके लिए आप क्या करोगे, आप क्लास बुक में जाओगे, ओके, और क्लास बुक में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, सॉरी, क्लास बुक का है बेटे क्वेश्चन नंबर 29, पेज नंबर है 54, मॉड्यूल 1। पता है ये कौन सा क्वेश्चन है? जिसमें डिबेंचर्स को हमने शेयर में कन्वर्ट किया था। तो एक एंट्री बन गई थी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर। तो डिबेंचर कम हो गए थे और शेयर का अकाउंट बनाया था हमने। तो ये वो क्वेश्चन है, डिबेंचर के शेयर कन्वर्ट करने हैं। ये देखो ना, इन्होंने 5000 शेयर रिसीव किए हैं, 25% डिबेंचर कन्वर्ट किए हैं। और जो मैंने क्लास में क्वेश्चन कराया था उसमें 10,000 शेयर आए थे 1100 डिबेंचर्स के, उसमें 20% डिबेंचर कन्वर्ट हुए थे। हमने हिसाब लगाया था कि 5500 बचे हुए हैं, 5500 का 20% 1100 आ गए थे, 1100 के 10,000 शेयर बनाए थे हमने। वही क्वेश्चन है बेटे, आप कर लेना, कुछ नया नहीं है। छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो क्योंकि क्लास में किया हुआ। फिगर्स तो बदलते ही रहते हैं, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ये है इसका बी पार्ट। बी पार्ट ये AS16 का क्वेश्चन है और इसमें इन्होंने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी है। ये एक फैक्ट्री को सेटअप कर रहे हैं 8 महीने में, एक फैक्ट्री को सेटअप कर रहे हैं 8 महीने में, और आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या आप बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हैं। जिंदल सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ये आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है कि क्या 8 महीने अगर फैक्ट्री को तैयार करने में लगे, रेडी फॉर यूज करने में, तो क्या 8 महीने को आप सब्सटेंशियल टाइम मानोगे? अब इसके लिए AS16 में चलते हैं। AS16 में आपको मैंने एक डेफिनेशन पढ़ाई थी, मीनिंग ऑफ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। अगर 12 महीने लगेंगे तो सब्सटेंशियल है। एक लाइन और लिखवाई थी, लॉन्गर पीरियड और शॉर्टर पीरियड देन 12 मंथ्स में ऑल्सो भी जस्टिफिएबल बेस्ड ऑन दी सर्कमस्टांसिस। तो 12 से ज्यादा, 12 से कम। फिर एक नोट लिखवाया था, अगर क्वेश्चन नंबर ऑफ मंथ्स में बात कर रहा है तो हम सब्सटेंशियल मान के कैपिटलाइज कराएंगे। ये 8 महीने हैं, 12 से तो कम है लेकिन मंथ्स तो हैं। 8 महीने को सब्सटेंशियल मान के ब्याज कैपिटलाइज कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको कंफ्यूज कर रहा है कि यार 12 महीने होते हैं, पर मैंने तो डेफिनेशन आपको 12 की लिखवाई जरूर थी, उसमें एक लाइन और ऐड कराई थी आपको। कॉपी आपके पास है, खोलो ना बेटे, AS16 की डेफिनेशन पढ़ो ना सब्सटेंशियल टाइम की, कि 12 मंथ्स होते हैं सब्सटेंशियल के, लेकिन लॉन्गर और शॉर्टर दोनों अलाउड है बेस्ड ऑन दी सर्कमस्टांसिस। तो लेस देन अ मंथ, जब 20 दिन, 25 दिन, 22 दिन, जब डेज की बात होती है तब नहीं मानते हम। एटलीस्ट 1 मंथ भी होगा तो भी हम सब्सटेंशियल मान के ब्याज कैपिटलाइज कराते हैं। ये तो 8 महीने हैं, तो क्या ब्याज कैपिटलाइज हो जाएगा? यस। इसमें कुछ बताने लायक है ही नहीं मेरे पास, आंसर पढ़ लेना इसका। पहला क्वेश्चन तो मेरे पास कुछ था नहीं। यहाँ देखो, ये मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था आपके साथ। ये सेकंड क्वेश्चन है कंपनी फाइनल अकाउंट का, और इन्होंने मजाक सा किया है बेटे। कहते बैलेंस शीट बनाना, जरा बैलेंस शीट बनानी है, बस इतनी इंफॉर्मेशन है जितनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है आपको, और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ये लो, एक कैपिटल की इंफॉर्मेशन है कि जी 1,20,000 इक्विटी शेयर है, फुली पेड अप है। 40,000 प्रेफरेंस शेयर है, वो भी फुली पेड अप है। एक आपको मिसलेनियस एक्सपेंडिचर राइट ऑफ करना है पूरी तरह से, मिसलेनियस को पूरी तरह से राइट ऑफ करना है। अभी कर दूंगा, 2 मिनट लगेंगे।
एक स्टाफ एडवांस है और अदर एडवांस है, इनको शॉर्ट टर्म मानना है। मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखूंगा अभी 2 मिनट के अंदर अंदर। ये देखो, सबसे पहले मैंने लिखा पीपीई, ढूंढो पीपीई, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, ट्रेड रिसीवेबल, लोन, ये रहा, ये प्लांट एंड मशीनरी, ये लो। और क्या है, ट्रेड हो गया 2,14,00,000 रुपए। कुछ और भी है क्या? इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, ट्रेड रिसीवेबल, लोन, कुछ है ही नहीं। ये लो, ये आपका पीपीई हो गया। इंटेंजिबल, ये तो पीपीई हो गया। इंटेंजिबल है क्या? नहीं जी, कोई इंटेंजिबल नजर नहीं आ रहा। अच्छा, फिर हम क्या कर सकते हैं? इंटेंजिबल तो कोई है नहीं। इन्वेस्टमेंट है क्या? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ढूंढो, ढूंढो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है क्या? ये रही इन्वेस्टमेंट्स। कितने की इन्वेस्टमेंट्स हैं? 9 लाख की। ये लो जी, 2,14,00,000 रुपए, तो 214 लैक्स लिख देता हूँ। ये 9 लैक्स के, ये तो है नहीं, ये 9 लैक्स के। अब स्टॉक ढूंढो, ये लो जी स्टॉक, स्टॉक 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 स्टॉक, लूज टूल मिल गए। स्टॉक में जाएंगे, AS2 में फिनिश्ड गुड्स, WIP रॉ मटेरियल और सप्लाईज, सप्लाईज का मतलब लूज टूल्स। और कौन सा स्टॉक है इनके पास? एक फिनिश्ड गुड्स है 30 लाख के, एक स्टोर्स हैं 16 लाख के, तो 16 + 30 + 2 कितने हो गए हैं? 48। लो जी, इन्वेंट्री 48 की है। ये कोई क्वेश्चन ये कोई क्वेश्चन है बेटे? कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन के अंदर जान ही नहीं है। अच्छा, फिर ट्रेड रिसीवेबल में आते हैं। ट्रेड रिसीवेबल में ढूंढो, ये रहा जी 49 लैक्स, और एक प्रोविजन दे रखा है आपको 80,000 का। कुछ और नहीं है जी। 49 लैक्स माइनस करेंगे 80,000, तो ये कितना आ जाएगा? 4820। तो ट्रेड रिसीवेबल 48.20, ये भी हो गया जी। कैश एंड बैंक अभी देख लेते हैं। कैश एंड बैंक ढूंढो, ये रहा जी कैश एंड बैंक 38.4, 38.4। अच्छा, फिर इसके बाद अदर करंट एसेट्स, मुझे शॉर्ट टर्म एडवांस लिखते हैं हम। मैं लिख देता हूँ एडवांसेस, एडवांसेस ये रहा ना, स्टाफ एडवांस 220 का है, और अदर एडवांस कितना है? 14.88 का है। तो 2.2 14.88 टोटल लगाओ इसका। ये क्वेश्चन है बेटे, आपको क्या लगता है? 17.08, 17,08,000, बस हो गया काम खत्म। लाइबिलिटी साइड में आ जाओ, शेयर कैपिटल ढूंढो, दे रखी है क्या? नहीं, तो शेयर कैपिटल दे रखी थी आपको 120 × 100, 1,20,00,000 रुपए। 40,000 × 100, 40 लाख रुपए, टोटल 1,60,00,000 रुपए। तो 160 शेयर कैपिटल 160, 120 + 40। नोट्स टू अकाउंट्स आपको बनाने आते हैं। फिर आते हैं रिजर्व्स पे, रिजर्व एंड सरप्लस पे। बताओ ज़रा, ढूंढो। एक तो मेरे पास है जनरल रिजर्व, कितने का है? 62 का, बहुत बढ़िया। एक मेरे पास है सिक्योरिटी प्रीमियम 19 का, बहुत बढ़िया। एक मैंने प्रॉफिट कमाया है 32 का, ये लो जी प्रॉफिट हो गया 32 का। एक मेरे को मिसलेनियस राइट ऑफ करना है 232 का, मिसलेनियस राइट ऑफ करना है 232 का। टोटल मारो 62, 19, 32 माइनस 2.32, ये आ जाएगा 110.68। रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। ये कोई क्वेश्चन है बेटे?
कोई एडजस्टमेंट नहीं, लेना नहीं देना नहीं, कहता बैलेंस शीट बनाओ। अच्छा, फिर टर्म लोन्स दे रखे हैं आपको सिक्योर्ड 40 लाख के। नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं 40 लाख की। फिर आपके ट्रेड पेबल्स आ जाएंगे, ट्रेड पेबल्स 45.8 के। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस 10,20,000 के। और एक है अदर करंट लायबिलिटीज, इन्होंने लोन फ्रॉम अदर पार्टीज को अदर करंट लायबिलिटीज में डाल रखा है, ये रिलेटेड पार्टीज के लोन मान रहा है। वैसे हम इसमें भी दिखा सकते थे। वैसे लोन्स हैं, लोन्स को हम हमेशा लॉन्ग टर्म ही मानते हैं। एडवांस होता तो अदर करंट लायबिलिटी में चला जाता है, ये एडवांस नहीं है, लोन है। मेरे हिसाब से यहाँ पे ऐड होना चाहिए। आंसर में इन्होंने अदर करंट लायबिलिटी में डाल रखा है, ये टोटल लग जाएगा आपका। ये लो बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। 160, 110.68, 48, 45.8, 10.2, 374.68, ये कितना आ गया? 214, 9, 48, 48.2, 38.4 एंड 17.08, 374.68। लो जी, बैलेंस शीट मैच होगी। 5 मिनट का क्वेश्चन है। प्रेजेंटेशन आपको आता ही है, कंपनी फाइनल अकाउंट पढ़ा हुआ है आपने। ये क्वेश्चन है बेटे। नोट्स टू अकाउंट्स आपको बनाने आते हैं। शेड्यूल 3 का फॉर्मेट आपको आता है। मैंने एक जनरली बस एक रफ फिगर आपको मैच करा दी कि कुछ है ही नहीं, फटाफट लिख दिया। फॉर्मेट आप मेंटेन कर लेना। बस एक चीज बोल रहा हूं कि ये जो लोन है, इन्होंने सॉल्यूशन के अंदर ना, मुझे थोड़ा लोन से दिक्कत है इनके, लोन फ्रॉम अदर पार्टीज। ये देखो ना, इन्होंने लोन फ्रॉम अदर पार्टीज को अदर करंट लायबिलिटी में दिखा दिया। इसको ये एडवांस मान के चल रहे हैं एक्चुअली, एडवांस फ्रॉम अदर पार्टीज। ये जब वर्ड आपने यूज किया लोन, तो इसको लोन्स में दिखाना चाहिए ना ऊपर। तो मैं मेरी सलाह है ये कि 8 लाख रुपए यहाँ नहीं आने चाहिए, ऊपर टर्म लोन्स में ऐड होने चाहिए। बाकी तो सब सेम है, वही बैलेंस शीट का टोटल है ये, वही 374.68, ये रहा ना 374.68। अच्छा जी, ये तो हो गया क्वेश्चन। मैं आगे चलता हूँ। 3A बड़ा इंटरेस्टिंग काम है जी इसके अंदर। लो, AS 19 का क्वेश्चन है, फाइनेंस लीज का। कहते जी बताना जरा, नेसेसरी जर्नल एंट्री क्या पास करोगे एट द इंसेप्शन ऑफ लीज टू रिकॉर्ड एसेट टेकन एंड लायबिलिटी। मुझे बताओ, लेसी की बुक्स में एसेट लेने की और लायबिलिटी रिकॉर्ड करने की क्या रूल होते हैं? तो आपको पता है फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एमएलपी। आपको एसेट टेकन के बारे में पढ़ना है ना, तो आपको एंट्री पता है ना, एसेट ऑन लीज टू लेसर। लेसर अपनी बुक्स में फाइनेंस लीज में एसेट को डी रिकॉग्नाइज कर देता है, वो बेच देता है, ये परचेज कर लेता है। लेसी के बुक्स में पूछ रहा है कि बताओ एसेट और लायबिलिटी कितने की रिकॉर्ड होगी, पीवी ऑफ एमएलपी और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो पीवी ऑफ एमएलपी, एमएलपी में क्या आता है? दो चीजें, एक रेंटल और एक जीआरवी। बताओ लीज का पीरियड कितना है? 5 साल। एनुअल रेंटल कितने हैं? 50,000। जीआरवी कितनी है? 25,000। फेयर वैल्यू कितनी है? 2 लाख। ये आपको पीवी फैक्टर दे रखे हैं इन्होंने, टोटल मारो इन सबका। पीवी फैक्टर 0.890, 0.790, 0.77622, 552। लगाओ इसका टोटल, एनओटी बनाओ इसकी आप। 0.89 प्लस 0.79 प्लस 0.70 प्लस 0.622 प्लस 552, 3.554 आ जाएगा। तो पीवी ऑफ एमएलपी, सबसे पहले लीज रेंटल 50,000, 3.554, ये आ जाएगा 1,770। जीआरवी कितनी है? 25,000 की है। प्रेजेंटेशन आपको आता है बेटे, क्लास में ढेरों क्वेश्चन कर रखे हैं, कमाल करते हो आप। ये तो मॉक टेस्ट पेपर है। 13,800 हमने लगाया इसका टोटल, 1,91,500। और फेयर वैल्यू 2 लाख, विच एवर इज लोअर 191
ये आपका इनिशियल एंट्री आपको आती है, एसेट अकाउंट डेबिट टू लेसर। देखो इसका सॉल्यूशन, ये रहा। ये कोई क्वेश्चन है बेटे? ये तो आप आंखें बंद करके कर लोगे। ये लो, ये तो आप आंखें बंद करके कर लोगे। जिस तरह का मैंने आपको लीज पढ़ाया क्लास में, ये कोई लीज का क्वेश्चन है बताओ? ये तो स्टार्टिंग में पढ़ लेते हैं हम। इन्होंने इंडिविजुअल कैलकुलेशन की, हमने एनओटी बना के कर ली। एनओटी में टाइम कम लगता है। ये लो, और क्या क्वेश्चन? और क्या क्वेश्चन? ये रहा जी बी पॉइंट। ओके, ये AS 12 का क्वेश्चन है, ग्रांट का और रिफंड का। 2 मिनट में लो। स्माइल लिमिटेड परचेज्ड मशीन 80 lakhs, डन। 4 years लाइफ, डन। एंड साल्वेज वैल्यू 8 lakhs। 80 लाख की कॉस्ट है, 8 लाख की साल्वेज वैल्यू है, 72 लाख, 72 lakhs आपके डेप्रिशिएबल है, 4 years की लाइफ है, 1 साल का डेप्रिसिएशन 18 लाख रुपए। बच्चों वाली कैलकुलेशन, 80 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4, 18 लाख रुपीज पर एनम डेप्रिसिएशन आ जाएगा। गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड 32 लाख रुपीज, ग्रांट आ गई 32 लाख रुपए। रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन, रिलेटेड विद डेप्रिशिएबल एसेट। डेप्रिशिएबल एसेट के 2 मेथड, एक एसेट रिडक्शन मेथड, एक डेफर्ड ग्रांट मेथड। या तो मेथड बता दे, नहीं बताएगा तो एसेट रिडक्शन बेस्ट होता है। फिर तो मैं 80 में से 32 माइनस करूंगा, 48 रह जाएंगे। 48 में से 8 माइनस करूंगा, साल्वेज के 40 रह जाएंगे। 4 से डिवाइड करूंगा तो डेप्रिसिएशन आपका 10 लाख रुपए का रह जाएगा, जो 18 लाख आ रहा था। यार 32 लाख की ग्रांट है, 4 से डिवाइड करो, 8 लाख का डेप्रिसिएशन कम हो गया, 18 माइनस 8, 10 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। अगर एसेट रिडक्शन मेथड बोला तो। लेकिन अगर डेफर्ड ग्रांट बोला तो 32 लाख की ग्रांट को मैं डेफर्ड में डाल दूंगा, उसको डिवाइड करूंगा 4 से, 8 लाख रुपए अमोर्टाइज करता रहूंगा P&L में, डेप्रिसिएशन 18 का चलता रहेगा। इधर से 18 का डेप्रिसिएशन आएगा, इधर से 8 का अमोर्टाइजेशन आएगा, P&L में 10 लाख का इंपैक्ट आता रहेगा। सारी कहानी आपको पता है, क्वेश्चन बोलते ही क्लिक करना चाहिए दिमाग के अंदर। इतना प्यार से पढ़ाया था आपको। द ग्रांट हैड टू बी रिफंडेड एट द बिगिनिंग ऑफ 3rd year। पहला साल निकल गया, दूसरा साल निकल गया, तीसरे साल के बिगिनिंग में खड़े हैं, कहते रिफंड हो गया। कोई बात नहीं, जैसे ग्रांट की अकाउंटिंग का मेथड होगा, अगर एसेट रिडक्शन है तो एसेट की कॉस्ट में से माइनस करते हैं, उसी में एड बैक कर देंगे। अगर डेफर्ड वाला है तो डेफर्ड में से रिफंड दे देंगे। शो द जर्नल एंट्री टू बी पास्ड एट द टाइम ऑफ रिफंड। रिफंड के टाइम पे एंट्री मांग रहा है। एंड वैल्यू ऑफ द FA इन द 3rd year, कहता है FA की वैल्यू बताओ तीसरे साल में। ओके, और ये बताओ डेप्रिसिएशन कितना होगा बाकी के 2 साल का। ग्रांट का रिफंड बताना है, FA की वैल्यू बतानी है, आने वाले 2 साल का डेप्रिसिएशन बताना है, 3rd और 4th का। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि ग्रांट को आपने डेफर्ड ग्रांट में क्रेडिट किया था। लो कर लो बात, एसेट रिडक्शन मेथड नहीं है। कौन सा मेथड है? डेफर्ड ग्रांट। तो करना क्या है, सबसे पहले मुझसे पूछ रहे रिफंड की एंट्री डालो। तो मुझे एक बात बताओ, डेफर्ड ग्रांट में 32 लाख रुपए गए थे, अमोर्टाइजेशन 1st and 2nd year, तो 32 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2, 16 लाख रुपए अमोर्टाइज हो चुके हैं। तो बैलेंस कितना है? 16 लाख। डेफर्ड ग्रांट को अमोर्टाइज कैसे करते हैं? जितने नंबर ऑफ ईयर्स में एसेट राइट ऑफ होती है, उतने नंबर ऑफ ईयर्स में हम डेफर्ड ग्रांट को अमोर्टाइज करते हैं। तो मेरे पास 32 लाख रुपए की ग्रांट आई थी, मैंने इसको 4 से डिवाइड किया, 8 लाख रुपए हर साल P&L में अमोर्टाइज कर रहा हूँ। डेफर्ड ग्रांट टू P&L, डेफर्ड ग्रांट टू P&L। तो 2 सालों में 16 लाख हट गए, 16 लाख पड़े हैं। लेकिन अब तो रिफंड का टाइम आ गया, अब क्या करूंगा मैं? रिफंड का टाइम आ गया तो 16 तो यहां से लेंगे हम। डेफर्ड ग्रांट डेबिट 16, ये तो बैलेंस है। मुझे वापस करना है 32। तो आपको पता है 2 साल में ग्रांट कहां क्रेडिट हुई थी? P&L में। वापस निकाल के लाओ P&L से, हो गई रिफंड की एंट्री। पहले हम डेफर्ड में से पहले रिफंड करेंगे,
डेफर्ड में पड़े हैं 16, वापस करने हैं 32, तो P&L में क्रेडिट किया था, P&L से डेबिट कर लो, हो गया रिफंड। क्वेश्चन और क्या मांग रहा है, कहता है ये एसेट की वैल्यू बताना, एसेट की वैल्यू बतानी है। एसेट थी 80 लाख की, मुझे माइनस करना है डेप्रिसिएशन 1 एंड 2, 2 साल का डेप्रिसिएशन, तो 80 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2, 18 दूना 36, तो एसेट की वैल्यू कितनी है 44। थर्ड ईयर ओपनिंग 44, 18 के 2 डेप्रिसिएशन लगे होंगे। अच्छा, फिर कह रहा है जी डेप्रिसिएशन कितना, तो डेप्रिसिएशन डेफर्ड ग्रांट मेथड में आप एसेट के साथ छेड़छाड़ करते ही नहीं, बाहर की बार ग्रांट को डेफर्ड में डाल देते हैं, वहीं से रिफंड हो गया, तो आपका डेप्रिसिएशन तो 18 का ही चलता रहेगा, जब एसेट अकाउंट के अंदर कोई छेड़छाड़ ही नहीं हुई। अच्छा, 44 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, 18 का ही चलता रहेगा ये तो। ये क्वेश्चन है बेटे, ये क्वेश्चन है, देखना जरा आंसर इसका। ये तो क्या पूछ लिया इन्होंने। अगर बच्चा बोले सर हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, फिर भगवान का नाम लो। अगर आपको ये क्लास में करने के बाद ये बातें समझ में नहीं आ रही, ये तो किसी लेवल के क्वेश्चन नहीं है। हमने क्या क्या पढ़ रखा बेटे, ये देखो, डेफर्ड ग्रांट P&L टू बैंक, पहली एंट्री हो गई। फिर आपको एसेट निकालनी है, 80 लाख की एसेट है, उसमें से 2 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, 36 लाख का 44 लाख आ जाएगी। अच्छा, एसेट्स की वैल्यू आफ्टर रिफंड इट विल नॉट चेंज, बिकॉज अंडर डेफर्ड ग्रांट मेथड देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन ग्रांट एंड एसेट्स। बाहर की बारी चलते हैं, 44 का 44 ही रहेगा और डेप्रिसिएशन 18 का ही रहेगा। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। AS 19 का क्वेश्चन बच्चों वाला, ग्रांट का क्वेश्चन बच्चों वाला बेटे। मैं क्वेश्चन नंबर 4 में आया, लो जी कर लो बात। ये मर्जर का क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, AS 14 का। ये हम अपनी क्लास बुक का क्वेश्चन है, मेरा करवाया हुआ है। अमेलगामेशन 2 पार्ट में दिया था, एक नॉर्मल और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑन अमेलगामेशन। तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑन अमेलगामेशन में जाओ, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में, जो अमेलगामेशन के 4 और वीडियोस दिए थे मैंने आपको, उसका ये क्वेश्चन नंबर 8 है। कट कॉपी पेस्ट, फर्क सिर्फ पता है क्या है, ये 9000 है, हमारी बुक में 6000 है। अगर ये 45 है तो यहाँ पे 3000 है, मतलब इसमें सारे फिगर्स को 1.5 गुना कर दिया उन्होंने। ओके, 1.5 गुना कर दिया बेटे। यहाँ पे 22,500 है, हमारी बुक में 15,000 है, 1.5 गुना कर दिया। अगर सारे क्वेश्चन को मैं 1.5 गुना कर दूंगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। हमारी क्लास बुक का एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 8 है, मर्जर का क्वेश्चन है, आप देख लेना बेटे, किया हुआ क्वेश्चन है, दोबारा क्या कराऊंगा आपको मैं। ये हमारा कंसोलिडेशन का क्वेश्चन है। आप ऐसा करो, क्लास बुक में जाओ, क्लास बुक में, और क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ो। ये MTP 2022 का क्वेश्चन है, रिपीट हो गया, कट कॉपी पेस्ट, फिगर भी नहीं बदले, आप देख लेना। क्लास बुक का 21वां क्वेश्चन है, बचकाना क्वेश्चन है। और अगर इस क्वेश्चन को आप करने बैठो तो इससे पहले रीवैल्यूएशन वाला क्वेश्चन कर लेना। पहले क्वेश्चन नंबर 9 रिवाइज करना, 9 को रिवाइज करने के बाद इसको अटेम्प्ट करना। जो सीक्वेंस मैंने क्लास में बताई थी वो ये भी बता रहा हूं। 21वां क्वेश्चन है बेटे क्लास बुक का, दोबारा से क्या बात करें इसके ऊपर हम। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये 6 का A है। कहते हैं बेनिफिट बताओ जी AS के। AS के क्या बेनिफिट होते हैं, थ्योरी में पढ़ लेना, AS के क्या बेनिफिट होते हैं। आप इसके अल्टरनेटिव आंसर पे आओ। ये है कंपनी फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन, क्लास बुक में जाओ, क्लास बुक में, और ये क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है। ये वही क्वेश्चन है जब प्रॉफिट एंड लॉस शॉर्ट पड़ जाता है और हमें डिविडेंड बांटना होता है, हम जनरल रिजर्व में से डिविडेंड बांटते हैं। कट कॉपी पेस्ट डिट्टो क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है। और बच्चे मुझे पूछते हैं जिंदल सर कंपनी फाइनल अकाउंट में ये फालतू की चीजें क्यों करा रहे हो। देखो आपके सामने पड़ा क्वेश्चन, और मैं बच्चों को व्हाट्सएप के कहते कहते
मैंने, मुझे पता है, मैंने मैनेजरियल रेम्युनरेशन पढ़ाया है उसके अंदर, मैंने डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व्स पढ़ाया है, डिविजिबल प्रॉफिट पढ़ाया है, बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं उसके अंदर। और बच्चों ने बोला कि सर क्यों फालतू पढ़ा रहे हो, एमटीपी देख लो, आ गया ना क्वेश्चन। अच्छा, ये बाकी ये कैश फ्लो तो सर डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन है। क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है सर, कट कॉपी पेस्ट, ये लो, ये फाइनेंसिंग में जाएगा, ये ऑपरेटिंग में जाएगा, ये इन्वेस्टिंग में जाएगा, ये पेमेंट है, ये ऑपरेटिंग में जाएगा, ऑपरेटिंग में जाएगा, ऑपरेटिंग में जाएगा, ये इन्वेस्टिंग में जाएगा, ये फाइनेंसिंग में जाएगा, फाइनेंसिंग में जाएगा, ऑपरेटिंग में जाएगा, ओपनिंग क्लोजिंग टैली हो जाएंगे। क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है, डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो बनानी है। जब आपको कैश एंड बैंक अकाउंट दे रखा होता है तो लगता है डायरेक्ट मेथड है, ना इसमें बैलेंस शीट है, ना P&L है, ना नेट प्रॉफिट निकल सकता है। 5 मिनट का क्वेश्चन है बेटे, क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है बिल्कुल। फिर आगे ब्रांच में, ये रिटेल ब्रांच का क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। क्लास बुक में जाओ, एक तो क्वेश्चन नंबर 8 है और दूसरा है क्वेश्चन नंबर 22, दोनों आप चेक कर लो। और मैंने क्लास में बार बार एक ही बात बोली थी, जिस क्वेश्चन में डबल लोडिंग होगी, लोडिंग पे लोडिंग होगी, वो रिटेल ब्रांच का क्वेश्चन होगा। ये देखो, अगर आपको होलसेल प्राइस निकालना है तो पहले कॉस्ट को 100 मानेंगे, होलसेल प्रॉफिट जोड़ेंगे 25, तो ये WSP आ जाएगा 125। और इन्होंने रिटेल में माल बेचना है, होलसेल प्राइस में भी 20% ऐड करना है, 20% कितना होता है 25, ये रिटेल प्रॉफिट है, तो ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा 150। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट WSP पे बनाना होता है। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 90,000 का, तो ये रिटेल प्रॉफिट है, रिटेल प्रॉफिट इज 25, सेल बनानी है, 150 से गुना करो 6 से, 5,40,000 की सेल आ जाएगी। रिटेल प्रॉफिट को डिनोमिनेटर में रखो, रिटेल प्राइस को मल्टीप्लाई करो, आपकी रिटेल सेल आ गई। एमटीपी खत्म, पैसा हजम, ये देख लेना बेटे, मेरा काम खत्म है, मैंने गो थ्रू कर दिया सारी एमटीपी को। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।